हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 247 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एडीयू एग्जाम को लेकर के एक शॉर्ट एंड क्रिप्स, लेकिन इसमें याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है और इसमें कंप्लीट कंटेंट रिवाइज हो जाएगा बहुत आराम से। तो बस आपको इसको अच्छे से देखना है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसके बाद पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट और उसके बाद हम आपके पूरे एमसीक्यू भी और पीवाईक्यू भी करवा देंगे। अभी हम साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि कल आपका फिजिक्स, कल संडे है और कल पूरा फिजिक्स जो है आपका यहां पर अपलोड हो जाएगा, यानी कि रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी भी इसी फॉर्मेट में हम आपका रिवीजन करा देंगे और उसके एमसीक्यू पीआईक्यू भी करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो चैप्टर है ये सरल मशीन का है यानी कि सिंपल मशीन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है द्रव्यमान केंद्र। देखिए, अगर बात करें द्रव्यमान केंद्र की तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी पदार्थ का एक ऐसा मैजिकल पॉइंट, एक ऐसा जादुई बिंदु जहां पर उस ऑब्जेक्ट का, अगर उस जहां पर उस बिंदु को आप टच करोगे, केवल एक फिंगर अपना रख दोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा बॉडी जो है बैलेंस्ड हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये ऐसा द्रव्यमान केंद्र है। अगर बात करें द्रव्यमान केंद्र की तो एक ऐसा मेन पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पर उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का पूरा द्रव्यमान एकत्रित रहता है, केंद्रित रहता है, सेंटर्ड रहता है। तो याद रखिएगा संपूर्ण द्रव्यमान का यह केंद्र बिंदु है, यह इसके निकाय, ये सिस्टम पर निर्भर करता है। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसका द्रव्यमान उस ऑब्जेक्ट में, बॉडी में फैला हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग भी द्रव्यमान केंद्र जो है क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है, निर्धारित होता है उसके साइज और साइज के आधार पर किस प्रकार से उसका द्रव्यमान वितरण है, यानी कि उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से वजन फैला हुआ है चारों तरफ। अगर द्रव्यमान वितरण एक समान हो जाए, ठीक है, चारों तरफ द्रव्यमान समान रूप से वितरित किया रहे, डिस्ट्रीब्यूट किया रहे, तो याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र यानी कि ज्योमेट्रिकल लाइन, ज्योमेट्रिकल सेंटर के संपाती होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर के वो द्रव्यमान केंद्र, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके ज्यामितीय केंद्र के संपाती होगा, कोइंसाइड करेगा ज्यामितीय केंद्र के, ज्योमेट्रिक सेंटर के। उसके अलावा अगर उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान के आघूर्ण, याद रखिएगा द्रव्यमान के आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां से वो बॉडी क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के मध्य बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है, बिल्कुल बीचों बीच। दूसरा क्या है कि द्रव्यमान केंद्र जो है आप कितना भी घुमाओगे, द्रव्यमान केंद्र जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, एक जगह पर स्थिरित रहता है। तो स्थानांतरीय गति, ट्रांसफरेबल मोशन जो है ये तो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन घूर्णन गति, मोमेंट मोशन, रोटेशनल मोशन कभी भी इसका द्रव्यमान केंद्र का चेंज नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है, ये ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे सरल मशीन का यानी कि सिंपल मशीन का। अच्छा, सिंपल मशीन को हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, एक ऐसा मशीन जो आपके मुश्किल काम को, बड़े से बड़े मुश्किल काम को बहुत आसान बना दे। बस इतना आपको समझ लेना है कि सरल मशीन एक ऐसा मशीन है जो आपके बड़े से बड़े काम को बहुत आसान बना देता है। ये आपका होता है सरल मशीन। और इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे कल पुर्जे इक्विपमेंट्स लगेंगे, छोटा सा छोटा आपके घर का सामान भी आपके लिए सरल मशीन के जैसा काम कर जाता है। तो ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई संसाधन जो आपके मुश्किल काम को आसान बनाए, वही आपका सरल मशीन है। जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे भार उठाने में कार्यरत, जैसे वजन उठाने में हम कोई चीज इस तरह से करते हैं तो ये सरल मशीन का। उत्तोलक एक सरल मशीन का एग्जाम्पल है। लीवर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। उसके अलावा पुली, घिरनी के सहारे हम बड़े से बड़े मास को उठा पाते हैं, तो घिरनी ये जो पुली होता है। उसके बाद आनत तल यानी कि इसे इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। कोई कभी इंक्लाइंड प्लेन, चाहे आप मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब में आप जाते हो तो आप वहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन देखते होगे। इस इंक्लाइंड प्लेन का काम, और एक आप सीढ़ी भी देखते होगे। तो अब आप बताओ, सीढ़ी पर अगर 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो लेकर के हमको सीढ़ी पर चढ़ना हो तो कितना मेहनत लगेगा, या फिर 200 किलो 400 किलो इस आनत तल इंक्लाइंड प्लेन पर किसी गाड़ी पर रख करके हम चढ़ाएं,
तो कितना मेहनत लगेगा, तो बताइए। तो दोनों में ये आप देख रहे हैं, ये आपके ये जो आनत तल है ये आपके मुश्किल काम को, मुश्किल भार को ये उठाता है, बहुत आसानी से पहुंचा देता है जगह पर। इसका मतलब ये आनत तल भी एक तरह से आपका सिंपल मशीन हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तोलक यानी कि लीवर के बारे में। चलिए लीवर के बारे में चर्चा करते हैं। जो लीवर होता है ये एक तरह से एक सीधा या टेढ़ा छड़ होता है और किसी न किसी ऑब्जेक्ट, किसी न किसी पॉइंट पर ये लीवर टिका होता है। तो जिस पॉइंट के क्रॉस ये टिका होता है उसे लीवर का फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। और इंग्लिश में इसको फलक्रम कहते हैं, हिंदी में इसको आलंब कहते हैं। आलंब के सहारे ये टिका हुआ होता है। और इस लीवर में जहां पर हमको एफर्ट लगाना होता है, क्योंकि आपका एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा, बिना एफर्ट के आपका काम होगा नहीं। हाँ, एफर्ट हमें कम लगाना पड़े और हम ज्यादा भार उठा पाए तभी तो हमारा सिंपल मशीन का काम पूरा हो पाएगा। तो आपको एफर्ट कम लगाना है और आपको भार यानी कि जिस पर हमको काम करना होता है वो हमारा लोड होता है, तो वो भार ज्यादा से ज्यादा हम उठा पाए या उस पर काम कर पाए कम से कम एफर्ट लगाकर, वही आपका सिंपल मशीन है। तो ये एक एफर्ट इसमें होता है जिसे इंग्लिश में, हिंदी में आयास कहते हैं, और एक भार यानी कि जिस पर काम हो रहा होता है उसको लोड कहते हैं। तो लीवर में 3 पार्ट होते हैं। एक लीवर, फलक्रम जिसके अक्रॉस जिस पॉइंट पर ये लीवर टिका हुआ होता है, और एफर्ट जो आप लगा रहे होते हैं, लोड जिस पर ये एफर्ट हम लगाते हैं, और जिस पॉइंट के सहारे ये फलक्रम लीवर टिका हुआ होता है वो आपका फलक्रम होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर बात करें ये भार और भार से ये फलक्रम के बीच की जो दूरी होती है उसको भार भुजा कहते हैं, और आयास से ये आलंब के बीच की जो दूरी होती है वो आयास भुजा कहलाती है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिंपल मशीन है तो उससे हमको कुछ एडवांटेज चाहिए, एक लाभ चाहिए। उसमें एक टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज का। किसका? मैकेनिकल एडवांटेज। वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है लोड बटे एफर्ट, यानी कि एफर्ट अगर आप कम लगाओगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा लगेगा। यही है ना कि एफर्ट आपको कम से कम लगाना पड़े, और एफर्ट कम से कम लगाकर हम कितना लोड उठा पा रहे हैं, जितना कम एफर्ट लगा करके हम ज्यादा से ज्यादा लोड उठा पाए, वही तो हमारा सरल मशीन है। तो कम से कम एफर्ट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, यांत्रिक लाभ होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है उसका फॉर्मूला लोड बटे एफर्ट होता है, और एक होता है एफर्ट हैंड बटे लोड हैंड। ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। कभी इस तरह से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसे बना सकते हो। बाकी लीवर के 3 टाइप होते हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट क्लास का लीवर, सेकेंड क्लास का लीवर और थर्ड क्लास का लीवर। तो 3 क्लास के लीवर होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और हमने कहा था लीवर में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? तो लोड, एफर्ट और फलक्रम। तो फर्स्ट क्लास का जो लीवर होता है उसमें फलक्रम बीचों बीच होता है और लोड पहले पोजीशन पर होता है। तो लोड, फलक्रम जिस पर ये टिका हुआ है, और जहां हम एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो लोड, फलक्रम और एफर्ट, ये लोड पहले पॉइंट पोजीशन पर है, शुरुआती पोजीशन पर है, इसीलिए इसे फर्स्ट क्लास का आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। बाकी ये ऐसा है नहीं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। जैसे कि कैंची हो गया, कभी आप प्लास, सड़ासी, ये सब जो होता है एक तरह से क्या हो गया? फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया, जहां पर हम लोड जिस पर काम करना होता है वो पहले पॉइंट पर, जिसके सहारे ये टिका है वो दूसरे पॉइंट फलक्रम, और जहां हम एफर्ट लगा रहे हैं तो ये एफर्ट। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। सेकंड क्लास में लोड जो होगा वो बीच में चला आएगा, यानी कि दूसरे पॉइंट पर ये लोड शिफ्ट कर जाएगा। तो लोड बीच में आ गया, जैसे कि ये सरौता आप देख रहे हो, इस सरौते में हम जिस पर काम करना होता है सुपारी, उसको बीच में रखते हैं। फलक्रम ये आपका यहां आ गया, और एफर्ट आप यहां लगा रहे हो, तो एफर्ट ये हो गया आपका लोड, और ये हो गया आपका फलक्रम। तो यहां पर सेकेंड पोजीशन में लोड आ गया। तो इसके एग्जांपल जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब आपके हो गए। जो थर्ड क्लास का जो आपका लीवर है उसमें जो ये फलक्रम आ गया सबसे लास्ट में। याद रखिएगा थर्ड क्लास में फलक्रम सबसे लास्ट में आ जाता है। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि जो थर्ड क्लास का लीवर होता है फलक्रम सबसे लास्ट में आ जाता है और लोड सबसे शुरुआत में, और बीच में आपको एफर्ट लगाना होता है। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक लगा करके इन चीजों को याद रख सकते हो। एफर्ट बीच में लगाते हैं, जैसे कि चिमटा कभी भी पकड़ोगे तो क्या किनारे में पकड़ करके आप करते हो? नहीं, बीच में आप पकड़ते हो। तो एफर्ट आपने बीच लगाया, जो उसका जिस पर काम करना होता है उसको इस तरह से
किनारे में लगाते हो, और फलक्रम उसके जहाँ जिस पॉइंट के सहारे ये टिका हुआ रहता है वो आपका पीछे है। तो इस तरह से थर्ड तीनों क्लास का हमने लीवर देख लिया। तो हमने देखा अभी सिंपल मशीन, उसके पहले हमने द्रव्यमान केंद्र देखा था। अब हम देखते हैं बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। देखिए टॉर्क सुनते ही आप ये समझो कि घुमाने, एक ऐसा बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी पदार्थ को घुमाने का ताकत रखता हो। तो टॉर्क अगर ज्यादा है तो उसमें घूमने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, बस इतना आपको समझना है। टॉर्क भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन फोर्स के साथ घुमाने का कैपेसिटी तभी इसके पास आ पाएगा जब आप कुछ डिस्प्लेसमेंट दे करके, कुछ लेंथ, कुछ लंबाई दे करके बल लगाओगे तो टॉर्क ज्यादा से ज्यादा लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो होता है ये आपका हो गया टॉर्क का यूनिट। क्या हो गया? टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। जहां पर अगर इसका ये एक तरह से ये हो गया, यह एक सदिश राशि है जहां पर ये फोर्स, जो ये फोर्स हम लगा रहे होते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी, जिस एक्सिस के अराउंड हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं वहां से, और जहां पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क निकल जाएगा। इसके उदाहरण जैसे कि किसी भी दरवाजे में जो हत्था होता है वो कब्जों से दूर लगाया जाता है। क्यों भाई? देखो कोई ऐसे दरवाजा है और हमको दरवाजों को घुमाना है, तो ये जो जहां पर हम पकड़ करके दरवाजा घुमाते हैं ये हत्था हो गया। तो हत्था में हम फोर्स लगा रहे होते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट के, जिस अक्ष के अक्रॉस इसको घुमाना है, ये कब्जा यहां पर लगा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर ना होता तो क्या बताइए, ये दरवाजा घूम पाता? क्या ये दरवाजा को आप घुमा पाते? नहीं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने घर में, अपने दरवाजे में कब्जे पर हाथ लगा करके यहां पर आप फोर्स लगाना, जहां पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए, तो देखना ये दरवाजा नहीं घूमेगा, यानी टॉर्क इसके पास, इसको नहीं मिलेगा, घूमने का शक्ति इसको नहीं मिलेगा। तो टॉर्क ज्यादा तभी होगा जब कुछ ना कुछ फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट हो, जिस पॉइंट के क्रॉस आपको घुमाना है। तो उसे हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर आपको स्क्रू, ये जो पेचकस है, इसको आपको घुमाना होता है, तो जहां पर आप फोर्स लगाते हो उससे दूर आपको कुछ, ये जो हत्था है ये दिए हैं डिस्प्लेसमेंट लगा करके, तब हम उसको घुमा पाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि टॉर्क क्या है। अब टॉर्क जैसे ही हमने कहा कि घुमाने का ताकत वाला बल, तो उसी तरह से हम एक टॉर्क कपल देख लेते हैं। बल युग्म इसको कहते हैं। क्या? टॉर्क कपल, जिसको कहा जाता है बल युग्म। तो टॉर्क का मतलब तो आपने समझ लिया, घुमाने की ताकत, घुमाने वाला बल। और कपल आ गया तो एक ऐसा बल जिसमें कि कपल की बात होगा, दो ऐसे बल। कपल का मतलब युग्म होता है टॉर्क का। तो दो ऐसे बल जो क्या हो, पैरेलल हो और एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी कि अगर एक फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो तो दूसरा फोर्स उसके जस्ट अपोजिट नीचे लगना चाहिए। उस केस में क्या होगा, ये बल युग्म कहलाएगा, और ये दोनों बल मिलकर के किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का ताकत रखेगा। जब दो समानांतर बल जो कि आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में लग रहे हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, तो उसको हम टॉर्क कपल कहते हैं। ये याद रखिएगा, दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत समानांतर बल, इसको हम बल युग्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप बस तथा कार का जो स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग में क्या होता है, जब हम फोर्स एक तरफ इस तरह से लगाते हैं तो दूसरा फोर्स हमारा उसके ऑपोजिट लगता है और ये स्टीयरिंग घूम पाता है। तो यहां पर ये क्या होता है, ये टॉर्क युग्म का, टॉर्क कपल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, कभी साइकिल का जो हैंडल होता है, तो जब साइकिल का हैंडल को हमको घुमाना होता है तो एक फोर्स हम इस तरह लगाते हैं, तो दूसरा फोर्स उसके अपोजिट लगाते हैं और साइकिल का हैंडल घूम जाता है। उसी प्रकार से किसी बोतल का अगर ढक्कन हमें खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स इस तरह से लगाते हैं, तो उसी के जस्ट अपोजिट में दूसरा फोर्स लगता है, तो ये बोतल का ढक्कन घूम जाता है। ये टॉर्क कपल के एग्जाम्पल है। तो ये हमने टॉर्क देखा, टॉर्क कपल देखा, सरल मशीन देखा, द्रव्यमान केंद्र देखा। अब हम देखेंगे जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो देखिए इनर्सिया तो हमने पहले ही बता दिया था। इनर्सिया का मतलब होता है जड़ता, यानी कि एक तरह से आलस्य। क्या हो गया, आलस्य, कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खपा। तो एक हमने देखा था दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, कि गति में है तो गति में रहेंगे, गति को उसको कोई रोकने आएगा तो उसको अपोज करेंगे। विराम में है तो विराम में रहेंगे, किसी दिशा में स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेंगे। तो उसी तरह से ये जड़त्व आघूर्ण है, घूमने का जड़त्व, यानी कि घूमने का आलस।
अगर कोई वस्तु घूमते हुए इसको रुकना है तो वो रुकने में आलस करता है, गोल गोल इसको घुमाना हो, किसी वस्तु को गोल गोल घुमाना हो तो भी उसमें वो आलस करता है, यानी कि घूमने का आलस है आपका जवाब। तो आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी शेप, कोई भी आकृति जिसको हमको घुमाना है और अगर हमको उसको घुमाना है तो वहां पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल होता है m, उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का द्रव्यमान, और r होता है जिस ऑब्जेक्ट को हमको घुमाना है और जिस अक्ष के अक्रॉस घुमाना है वहां से उस ऑब्जेक्ट के किनारे के बीच की दूरी, उसको r कहते हैं, वो r स्क्वायर। तो I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। यूनिट क्या होगा? मीटर का लेंथ, और r जो है ये m जो है ये m जो है ये किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम, मास है, ये किलोग्राम है, मास है, और r आपका डिस्टेंस है। तो ये केजी मीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया। इस तरह से आप इसे केजी मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो केजी का m, एल और मीटर का होता है एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये बात याद रखना है। बाकी कुछ ऐसे शेप्स, पर्टिकुलर शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट है, लंबी पतली एक समान कोई छड़ है तो इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए, ये कोई छड़ होता है, उसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि कोई छड़ है और इसका लेंथ एल है और इसका m कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसको घुमाने में जब इसको निकाला गया है फॉर्मूला से तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। लेकिन सबसे ज्यादा घूमने में जो तेज होगा वो रिंग होगा, कोई वलय होगा। तो ये जो रिंग है इसका घुमाने, जब इसको घुमाते हैं तो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, ये हो जाता है, याद रखना। एम आर स्क्वायर, ये आर क्या है? ये रेडियस है इसका, इस अक्ष के अक्रॉस हमको घुमाना है तो इससे, और जिस इस तरह से घुमाते हैं तो ये आर हो गया, ये दूरी हो गया एम आर स्क्वायर। वहीं पर इस क्या बोलते हैं, सर्कल या ये वाला रिंग को बहुत सारे रिंग्स छल्ला बना दिए तो ये डिस्क बन जाता है, एक चक्ति बन जाता है, और ये डिस्क का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। और बहुत सारे यहाँ पर शेप्स दिए गए हैं, इन सारे शेप्स का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार देख लेना इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, और कोई दिक्कत आपको यहाँ से नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास। उसके अलावा जो भी चीजें हमने देखा उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। चलो अब हम लोग आगे चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। चलिए एक मिनट। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन जो है एक 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ा था, उन सारे फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे दुर्बल बल जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के एक आकर्षण बल है। यह क्या है? एक आकर्षण बल है, ये आप जानते हैं, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका कोई दो मास का, द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट जब कुछ दूरी पर रहता है तो उसके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, लगने लगता है। तो मान लीजिए कोई m1 द्रव्यमान का, कोई दो द्रव्यमान का, कोई दो वस्तु आपस में r डिस्टेंस के साथ लगा हुआ है तो इसके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। ये न्यूटन भाई साहब ने कहा था। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात बताया था न्यूटन भाई साहब ने। और उसको जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यहाँ आता है, जिसको कैपिटल जी से दिखाते हैं, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर कभी इस g का मान आपसे पूछ लिया जाए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला का यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकलेगा? तो एफ जो होता है इसका न्यूटन है, आर स्क्वायर इधर आ जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m1 m2 द्रव्यमान है तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। इस कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब जब ही हम कैपिटल जी बोलेंगे तो उसको आपको समझना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। दूसरा एक होता है ग्रेविटी, गुरुत्व। तो ये जो ग्रेविटी है ये होता है पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो लगाया गया आकर्षण बल है वो ग्रेविटी होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी दो द्रव्यमान के बीच
किसी भी दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जो गुरुत्व होता है वो होता है पृथ्वी के द्वारा लगा हुआ किसी भी वस्तु पर आकर्षण बल। गुरुत्व केंद्र क्या है? तो जिस प्रकार से हमने द्रव्यमान केंद्र की बात करा था तो उसी प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो किसी भी पिंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का संपूर्ण वेट, टोटल वेट, वो तो द्रव्यमान की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर टोटल वेट जो होता है, जो भार होता है, जो वजन होता है, वो सेंटर्ड होता है उस ऑब्जेक्ट में। तो गुरुत्व केंद्र जहां पर भार केंद्रित हो और द्रव्यमान केंद्र जहां पर द्रव्यमान केंद्रित हो। अभी हम द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट की चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, अभी हम तो ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब वेलोसिटी में चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो वहां पर त्वरण आ जाता है यानी एक्सेलरेशन आ जाता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। तो जिस गुरुत्वाकर्षण, जिस आकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होती है और जब कोई वस्तु गिरता है नीचे की ओर तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। किसके कारण? तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा तो वहां एक त्वरण आता है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं, स्मॉल जी कह देते हैं। तो स्मॉल जी कहेंगे तो आप गुरुत्वीय त्वरण समझना, और कैपिटल जी कहेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझना। ठीक है, अगर बात करें स्मॉल जी की तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। यहां आर ई क्या है? तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये एम क्या है? प्लैनेट है हमारा अर्थ, तो अर्थ का द्रव्यमान है। जी क्या है? कैपिटल जी तो जानते हैं, और स्मॉल जी क्या है ये जानते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप आज जानते होंगे। जब ये सारे वैल्यू यहां पर पुट किए जाते हैं तो जी का मान पृथ्वी पर निकलता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मात्रक होता है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, तो इसका मात्रक वही हो जाता है। और ये जी का मान हमेशा चेंज होते रहेगा, अलग अलग प्लैनेट पर और पृथ्वी पर भी अलग अलग इसके कंडीशन होते हैं जिसके कारण जी का मान चेंज होता है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो जहां पर आकर्षण बल कम या ज्यादा होगा उस हिसाब से जी का मान भी चेंज होते रहता है। तो याद रख लीजिएगा कि जो जी का मान है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान यानी मास, उसके साइज, उसके वेट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्थिति पर डिपेंड करता है, उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। जी के मान यानी कि स्मॉल जी का मान कैसे चेंज होता है। देखिए, अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो एक क्लास केवल कम से कम ग्रेविटेशन 2-3-4 क्लास में होता है, तो अगर उतना देखेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इतना जरूर कर देंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ रिवाइज हो जाए। देखिए, अगर पृथ्वी की बात करें तो ये घूम रहा होता है, ठीक है, तो इसके घूमने के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। दूसरा, इसके अलग अलग पोजीशन में जी का मान चेंज होता है। जैसे कि पृथ्वी का एक पॉइंट, ये इसका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा है, और दूसरा इसके पोल्स पर। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो इक्वेटर लाइन है, जो विषुवत रेखा है, यहां पर जी का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, और मैक्सिमम कहां पर होता है? तो पोल्स पर होता है। तो याद रख लीजिएगा जी का मान पोल्स पर मैक्सिमम और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। याद रखिएगा कौन से जी का? स्मॉल जी का। और जब पृथ्वी घूमता है तो यह बात याद रखिएगा कि पृथ्वी जब घूमेगा और इसके घूमने में वृद्धि होती है, जब पृथ्वी घूमता है और घूमने में इसका वृद्धि होता है, रोटेशनल स्पीड इसका बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा तो जी का मान ओमेगा बढ़ेगा, रोटेशनल स्पीड, तो जी का मान क्या होता है? घटता है। ये बात याद रख लीजिएगा। रोटेशनल स्पीड क्या होता है? बढ़ता है तो जी का मान घटता है। और पृथ्वी अगर इसका रोटेशनल स्पीड बढ़ते 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 अगर 17 गुना, तो ये आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। और अगर बढ़ते 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 अगर 17 गुना हो जाए रोटेशनल स्पीड, जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रहा है नॉर्मल स्पीड से, उस स्पीड से 17 गुना हो जाए तो ये घट करके इतना हो जाएगा कि ये जी का मान नेग्लिजिबल या जीरो भी हो जाता है। याद रख लीजिएगा। अच्छा,
पृथ्वी के घूर्णन में अगर कमी हो, याद रख लेना कि घूमने में बढ़ोतरी होती है तो जी का मान घटता है, लेकिन अगर पृथ्वी के घूर्णन में कमी होता है तो जी का मान बढ़ेगा। तो ये अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा तो जी का मान घटता है, ये बात याद रखिएगा। और बढ़ते बढ़ते अगर 17 गुना बढ़ जाए तो जी का मान घटते घटते 0 हो सकता है। अगर बात करें पृथ्वी का घूर्णन स्पीड घटेगा तो जी का मान ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति घटती है तो भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ता है। और अगर घटते घटते पृथ्वी का घूर्णन अगर बंद हो जाए, यानी घूर्णन स्पीड 0 हो जाए, तो जी का मान कहां होगा सबसे ज्यादा? तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन पर होगा। इतना आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, और अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे भी जाते हैं तो जी का मान घटता है, ये ध्यान में रख लेना है। अच्छा, अब थोड़ा सा द्रव्यमान और भार पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि मास और वेट पर चर्चा कर लेते हैं। तो मास क्या है? तो द्रव्यमान जो है एक वस्तु का केवल परिमाण है, एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि अदिश राशि है और ये फिक्स होता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। किलोग्राम इसका यूनिट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर भार यानी वेट यानी वजन की बात करें तो यह एक भार जो है एक ऐसा आकर्षण बल है जो पृथ्वी अपने ओर जिस आकर्षण बल से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है तो उसी को उसका वजन कहते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जिस स्पीड से, जिस बल से, जिस आकर्षण बल से अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है उसको उसका भार कहते हैं। तो देखिए, जो खींचता है तो वहां एक्सेलरेशन कौन सा आ जाता है? जी आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चूंकि उस वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा तो mg हो जाएगा, और जिस भार से, जिस आकर्षण बल से खींच रहा है उसको हम भार कह देते हैं यानी वेट। तो वेट बराबर होगा mg, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, और इस फोर्स की जगह जिस बल से खींच रहा है पृथ्वी वो हो जाता है वेट। एम के जगह चूंकि मास तो चेंज नहीं होता और एक्सेलरेशन हो जाता है जी। और ये जी का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होता है, ये बात आपको पता है। तो जितना भार हम अपना भार वजन पृथ्वी पर फील कर रहे हैं उतना भार हमको चंद्रमा पर या सूर्य पर या जुपिटर पर नहीं फील होगा। वो जी का मान चेंज होगा तो भार का भी मान चेंज होगा, और चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार के 1/6 गुना के बराबर होता है। और एक आपका लिफ्ट में किसी भी व्यक्ति का भार जो होता है वो फील करता है अपना भार अलग अलग। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिर लिफ्ट पर मतलब कांस्टेंट स्पीड पर वो चल रहा है तो उसका भार में कोई चेंज होता है क्या? नहीं, उसके भार में कोई चेंज नहीं होता, वेट वही का वही है, मतलब वो भार में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लिफ्ट है और ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है तो याद रख लीजिएगा वो फील करेगा अपना जितना भार है उससे ज्यादा भार वो फील करता है ऊपर जाने पर। ऊपर मतलब ज्यादा, तो भार ज्यादा फील करता है। mg प्लस ma यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज आप जानते होंगे। तो वेट बराबर mg प्लस ma हो जाता है। और नीचे आने पर कम, मतलब वस्तु का जो भार है या जो व्यक्ति है वो अपना भार कम फील करता है mg माइनस ma। और एक समान वेग से अगर ऊपर जाए या एक समान वेग से नीचे आए तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें ग्रहों की तो ग्रह का मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सारे के सारे, जितने भी खगोलीय पिंड, जितने भी कॉस्मिक बॉडीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। और ग्रहों की गति को लेकर के कैप्लर साहब ने एक नियम दिया था, जिसे कैप्लर का नियम, और कैप्लर ने इसमें 3 नियम दिए थे। एक कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम और तीसरा परिक्रमण काल का नियम। कक्षाओं के नियम के बारे में इन्होंने कहा था कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है वो ऑर्बिट होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट, जिसके 2 सेंटर्स होते हैं, सेंटर 1 और सेंटर 2। तो कक्षाओं का नियम के बारे में कैप्लर साहब ने बताया कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। दूसरा नियम इन्होंने दिया था क्षेत्रीय चाल का नियम, कि क्षेत्रीय चाल हमेशा कांस्टेंट रहता है। कि ये क्या है? ये तो एलिप्टिकल ये में ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर प्लैनेट जो है पृथ्वी से सन से कभी नज़दीक होगा या कभी दूर होगा, तो चाहे दूर रहे या कम नज़दीक रहे, हमेशा जब एरिया हम इसका निकालते हैं तो सेम ही निकलता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्षेत्रीय चाल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तीसरा इन्होंने बताया इसके परिक्रमण काल को लेकर के कि कोई भी प्लैनेट है उसका परिक्रमण काल का स्क्वायर उसके अक्ष के, उसके जो भी वहाँ पर
घूम रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके क्यूब के। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। केपलर ने ये 3 नियम दिए। दूसरा है उपग्रह। तो उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक आपका कृत्रिम और प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। तो ग्रह के, किसी भी ग्रह के चारों ओर लगाने वाला घूमने वाला कोई पिंड जो है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका उपग्रह होता है। उपग्रह 2 तरह से हम पढ़ेंगे, एक भू स्थिर उपग्रह और एक ध्रुवीय उपग्रह। भू स्थिर का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जिन सैटेलाइट्स को पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किया जाता है। वहीं पर अगर पोलर ऑर्बिट की बात करें, ध्रुवीय सैटेलाइट की बात करें, तो ये पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के प्लेस किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको प्लेस किया जाता है। वहीं पर ध्रुवीय उपग्रह को 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर ध्रुवीय उपग्रह के परिक्रमण काल की बात करें तो ये 100 मिनट होता है, मतलब बहुत तेजी से ये घूमता है और बहुत जल्दी पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। पोलर सैटेलाइट 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसका परिक्रमण काल जो है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये 100 मिनट में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। लेकिन जो भू स्थिर उपग्रह है वो एक जितना पृथ्वी का परिक्रमण काल है उसी के आसपास ये घूमता है, और ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। पृथ्वी के 24 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है। तो ये बात याद रख लेना है। चलिए, अगर बात करें पलायन वेग की, यानी कि एस्केप वेलोसिटी की, एक ऐसा वेग जिस वेग से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंका जाए, जिस वेग से, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और फिर वो स्पेस में ही रह जाएगा, उसको पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है कैपिटल v इक्वल टू √2g कैपिटल R, जहां पर R किसी भी प्लेनेट का रेडियस, g स्मॉल g आप जानते हैं क्या है, तो ये आप ध्यान में रखना। परिक्रमण काल, जो परिक्रमण काल है वो होता है इक्वल टू 2π √R/g। R जहां पर आप जानते हैं क्या है, g आप जानते हैं क्या है, तो ये आप ध्यान में रखना। बाकी ये कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेग से कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और v0 इक्वल टू होता है √g/r। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि v यानी एस्केप वेलोसिटी है कैपिटल √2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी है √g/r। तो इन दोनों के बीच अगर आपको पूछेगा, संबंध पूछेगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये आप ध्यान में रख लेना। बाकी हम लोगों ने ये देख लिया है, और कल आप लोगों का फिजिक्स शाम के 7 बजे अपलोड हो जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स हम लोग कल कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में भी एप्लीकेशन पर ये भी सारे क्लासेस जो हैं अपडेट कल कर दिए जाएंगे, इसके PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, इसका रिवीजन कीजिए। जैसे ही हमारा फिजिक्स कवर होता है तो फिजिक्स के लगभग हम 300 से 400 सवाल एक ही क्लास में आपके करवा देंगे, जिसमें PYQ होंगे, MCQs होंगे, और उसके बाद उसी तरह से केमिस्ट्री, उसी तरह से बायोलॉजी, और हमारा साइंस कवर होगा। पॉलिटी हो चुका है मैराथन के माध्यम से, उसका PDF भी अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद हम हिस्ट्री कर लेंगे और इकोनॉमिक्स कर लेंगे। तो हमारा इस तरह से सब कुछ कवर होगा। 10 से 12 दिनों में हम थ्योरी कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, जैसे ही हमारे स्टूडियो में सारा सेटअप फिर से लग जाता है तो मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। अभी फिलहाल में इसी फॉर्मेट में मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप रिवीजन करो। लेकिन बहुत सारे एग्जाम बिहार में आने वाले हैं, जैसे कि BSSC CGL है, ऑफिस असिस्टेंट है, और भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं, जैसे बिहार दरोगा है, उसके अलावा BPSC है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है, BPSC TRE 4 है। उन सब के लिए एक प्रॉपर तरीके से आप लोग को पढ़ना ही है, तो डिटेल में करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।